हमेशा हम बोलते हैं कि हर चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर का बेस है। अगर तुमको लॉज ऑफ मोशन नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आने का तो कोई चांस नहीं है। अगर एब्सेंट ही किए होगे तभी समझ में नहीं आएगा। अगर लॉज ऑफ मोशन में तुम एब्सेंट करोगे, नहीं अच्छे से पढ़ोगे, तो तुमको फ्रिक्शन में प्रॉब्लम होगा। फ्रिक्शन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम होगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए किसी भी चैप्टर को लाइटली हम लोग को नहीं लेना है ना। तो देखो फ्रिक्शन, ध्यान से सुनना, हर एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। फ्रिक्शन को ओवरऑल हम लोग एक एवरेज, ऑन एन एवरेज हम लोग सब जानते हैं कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है ना। लेकिन एक्चुअली में हम लोग जिस तरह से फ्रिक्शन को जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल उससे डिफरेंट तुमको फील होगा सब चीज़। कुछ ऐसा चीज़ पता चलेगा जो बिल्कुल नया लगेगा तुम लोग को, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना। फ्रिक्शन, सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि फ्रिक्शन है क्या, ठीक है। हेडिंग डालो, डेफिनेशन लिखो। लिखना, डिक्टेट कर रहे हैं, एक एक वर्ड प्रॉपरली लिख लेना। लिखना, फ्रिक्शन इज द component of the contact force parallel to the surface in contact, which opposes OPPOSES, opposes impending IMPENDING, impending or actual relative motion, between the two surfaces, ठीक है। ये डेफिनेशन था। अब देखो डेफिनेशन हम समझाते हैं बहुत बढ़िया से, बहुत डिटेल से समझाते हैं एक एक बात इसका, ठीक है। ध्यान से सुनो, हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं पहले कि अगर कोई स्मूथ टेबल है या कोई भी स्मूथ सरफेस है, अगर किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ रहता है कांटेक्ट में, तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये जो स्मूथ सरफेस है या ये जो टेबल है, ये इस ब्लॉक पे या किसी भी चीज़ पे, ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाता है। ये बात तो हम लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं, है ना। अगर ये वाला सरफेस जिस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है ये रफ हो, तब सिचुएशन अलग हो जाता है, बदल जाता है, कहानी बदल जाती है। क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये सरफेस रफ हो, जनरली जो सरफेस हमको दिखता है स्मूथ, वो भी रफ होता है। जैसे हम लोग के लाइफ में जो हम लोग नॉर्मल सरफेसेस यूज़ करते हैं, जो जैसे ज़मीन हो गया, टेबल हो गया, या कोई भी और सरफेस जो हमको स्मूथ लगता है लेकिन एक्चुअली में वो रफ होता है ना। तो अगर कोई ऐसा सरफेस है जो रफ है, जो एकदम स्मूथ नहीं है, ऐसा सरफेस नहीं है जिसमें जो फ्रिक्शनलेस हो, ऐसा सरफेस नहीं है। मतलब अगर मेरे पास एक नॉर्मल लाइफ का कोई सरफेस है और अगर हम इसके ऊपर में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को, अगर हम इसके ऊपर में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रख दें, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टच रहता है, कांटेक्ट में रहता है, तो एक दूसरे पे वो कांटेक्ट फोर्स एक्ट करता है, एक्सर्ट करता है एक तरह से देखा जाए तो अगर सरफेस रफ होता है ना, तो जो कांटेक्ट
फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं होता है। अगर सरफेस रफ होता है तो कांटेक्ट फोर्स इस सरफेस से एक एंगल बना के लगता है, एक एंगल बना के लगता है। अगर ये सरफेस स्मूथ है तो कांटेक्ट फोर्स एकदम परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन अगर सरफेस रफ है तो कांटेक्ट फोर्स एक एंगल बना के लगता है। बहुत ध्यान से सुनना। अब एक चीज ध्यान दो, इस कांटेक्ट फोर्स का, ये जो कांटेक्ट फोर्स ये जमीन या टेबल इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, इस कांटेक्ट फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें, ध्यान से देखना, अगर हम इसको ऐसे रिजॉल्व कर दें तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इस कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। यानी एक्चुअली में फ्रिक्शन क्या है, तुम अगर डेफिनेशन को एक बार देखना, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मान लो एक एग्जांपल कि अगर सपोज करो हम इस एंगल को थीटा अज्यूम कर रहे हैं, समझना बात को, ठीक है, या ऐसा करते हैं ना, हम इस वाले एंगल को अज्यूम करते हैं कुछ भी, जैसे सपोज करो इसको हम कुछ भी अल्फा मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझो बात को, ठीक है। अब अगर देखो बहुत ध्यान से सुनना कि जब सिचुएशन क्या होता है कि जब ये सरफेस एकदम स्मूथ होता है, जब ये सरफेस एकदम स्मूथ होता है तो ये जो होता है ना एकदम परपेंडिकुलर होता है। अगर ये सरफेस रफ रहा तो ये परपेंडिकुलर से कुछ एंगल बना के लगता है कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उस समय जब सरफेस रफ हो तो कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यही फ्रिक्शन फोर्स बन जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स बन जाता है या फ्रिक्शन फोर्स बन जाता है। अगर ये परपेंडिकुलर रहे तो यही नॉर्मल बन जाता है। अगर ये सरफेस स्मूथ रहे और ये एंगल से ना लग के इसी डायरेक्शन में लगे तो कांटेक्ट फोर्स ही नॉर्मल फोर्स का रोल प्ले करता है। बात समझ में आ रहा है? तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना, कि फ्रिक्शन फोर्स इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है या फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। और आगे जो दिया हुआ डेफिनेशन उसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे, बताएंगे। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, friction as a component of contact force। component of contact force। ये हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली में फ्रिक्शन क्या होता है, कंपोनेंट होता है कांटेक्ट फोर्स का। और यहाँ पे ध्यान देना, ये जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, बहुत ध्यान, एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा इस तरह से, ध्यान देना, नॉर्मल और फ्रिक्शन ये दोनों टुकड़ा है कांटेक्ट फोर्स का। तो अगर तुमको नॉर्मल दे दे या फ्रिक्शन फोर्स दे दे, दोनों दे दे और बोले कांटेक्ट फोर्स निकालो, तो हम कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे? C इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका ये रिजल्टेंट है, तो वो कैसे निकाल लेंगे? ऐसे। ये बात समझना, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ये जो एंगल अल्फा है जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल से बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये छोटा सा बात याद रखना, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट कांटेक्ट, इसको हम अलग से बताएंगे, एक अलग से टॉपिक करवाएंगे। दो तरह का एंगल हमको पढ़ना रहता है फ्रिक्शन में, उन दोनों एंगल को हम लोग अलग से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये कांटेक्ट फोर्स जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, ये नॉर्मल से जो एंगल बनाता है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये फिगर बनाओ, ये हेडिंग लिख के फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस लिख दे रहे हैं बस, क्योंकि इसको हम अलग से फिर क्लियर करेंगे ही करेंगे। द एंगल बिटवीन resultant
ठीक है, क्वेश्चन लिखो जी। ठीक है, मत खराब करो। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऐसे कोई भी सरफेस है, इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है जी? ध्यान देना 400 ग्राम है। सबसे पहले तो उसको केजी में कन्वर्ट करो, एसआई यूनिट में सब कुछ रहना चाहिए। तो मास मेरा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है? 400 ग्राम। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 केजी होगा ना। तो अगर हम देखें सारा इस पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, अगर हम इस तरह से देखें तो बहुत ध्यान से देखना, नीचे की तरफ तो mg लगेगा ही लगेगा, हम लोग ये बात जान रहे हैं, है ना। ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। तो तुम कम से कम अभी तक तो ये सीखे हो, लॉज ऑफ मोशन में कर के थक गए हो इस चीज को। तो इस हिसाब से हम नॉर्मल फोर्स तो निकाल ही सकते हैं ना जी। हम अभी सारा फोर्स दिखाए नहीं है, मेन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं दिखाए, फ्रिक्शन नहीं दिखाए, क्योंकि अभी तक तुम देखे नहीं हो। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg होगा, है ना। m मेरा 0.4 है और g 10 लेना है, तो 4 न्यूटन आ गया नॉर्मल। अब हम लोग बात कर चुके हैं कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है। तो इन दोनों फोर्स का, फ्रिक्शन का और नॉर्मल का, हमको वेक्टर एडिशन करना होगा। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 न्यूटन दिया हुआ है। तो जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा, तुम जैसे लिखो, तुम C लिखो चाहे R लिखो, कई जगह R लिखा हुआ रहता है, कई जगह C लिखा हुआ रहता है। तो जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर अंडर रूट होगा। तो ये कितना हो जाएगा? F मेरा है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 का रूट 5 न्यूटन आ जाएगा। अगर इस फिगर के हिसाब से देखें, सेम फिगर हमको भी यहाँ बनाना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है वो ऐसा है और फ्रिक्शन जो होगा वो ऐसा होगा, है ना। हमको कौन सा एंगल निकालने बोल रहा है? ये एंगल निकालने बोल रहा है, अल्फा सपोज करो। तो हमको जब भी इस तरह का सिचुएशन, देखो वेक्टर रिवाइज हो रहा है एक तरह से, बहुत दिन से तुम लोग इन सब चीज़ों को नहीं देखे हो, तो एक बार ध्यान से देख लो, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो समझना, अगर हमको कोई एंगल निकालने बोलता है, ये रिजल्टेंट है ना, अगर हम रिजल्टेंट का एंगल किसी भी वेक्टर से निकालना चाहते हैं, सबसे पहला चीज कि जिन दोनों फोर्सेस का हमको रिजल्टेंट निकालना है वो दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपस में 90 डिग्री पे हैं। तो अगर जब दो फोर्स आपस में 90 डिग्री होते हैं तो उनका रिजल्टेंट सीधा सीधी a² + b² अंडर रूट होता है। याद होगा मेरे ख्याल से सबको, है ना? नहीं याद है? ठीक। अगर हम रिजल्टेंट का किसी भी वेक्टर के साथ एंगल निकालना चाहते हैं तो b/a होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू b/a, याद है? तो यहाँ पे b वो वेक्टर होता है जिसके साथ हमको एंगल नहीं निकालना होता है, जिसके साथ एंगल निकालना रहता है वो a होता है। अगर हम नॉर्मल के साथ एंगल निकालना चाहते हैं तो उस फॉर्मूला में मेरा जो a होगा वो नॉर्मल होगा। फॉर्मूला हम लोग क्या देखते थे? tan अल्फा इज इक्वल टू b/a। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ a कौन होगा? नॉर्मल, और b होगा फ्रिक्शन। तो tan अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन कितना है? 3/4। tan कितना डिग्री 3/4 होता है? 37 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री। दोनों क्वेश्चन बन गया। तुम देखो कुछ भी यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज नहीं हुआ है, वेक्टर का यूज हुआ है। ऐसा मरियल जैसा मत करो। हाँ पूछो। सर आप बोले कि ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है, ये जो हम लोग का बीचों बीच से है कंपोनेंट, तो सर कंपोनेंट नहीं है, कांटेक्ट फोर्स है। हाँ वही कांटेक्ट फोर्स। हाँ हाँ, एकदम बीचों बीच से नहीं गया है। हम ये नहीं बोले कभी कि एकदम बीचों बीच से जा रहा है, ऐसा नहीं बोले। यहाँ पे ड्रॉ हो गया हमसे लगभग बीच बीच में, वो अलग बात है। रफ अगर कोई भी चीज़ किया जाता है बीचों बीच में रहता है तो ये 37 थोड़े आता, वो तो 45 आ जाता। ठीक है, वो कोई भी एंगल पे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। ठीक है, मिटा दें? सबको तो समझ में आ ही गया होगा। आनंद? तो अभी तक हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड जो चीज सीखे वो मात्र एक चीज सीखे कि फ्रिक्शन असल में कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है।
बस ये बात दिमाग में रखना है ना। क्या याद रखना है कि फ्रिक्शन जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जब सरफेस रफ होता है, ठीक है। और कांटेक्ट फोर्स जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है और जो नॉर्मल है उसके बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यही दो बात हमको दिमाग में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन जो होता है ना वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और एक को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत ध्यान से देखना, आज फ्रिक्शन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे बस, ठीक है। तो फ्रिक्शन दो तरह का होता है, हम ऐसे बच्चा जैसा नहीं लिखा रहे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, बस सीधे आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को करते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग देखो फ्रिक्शनल फोर्स को जनरली हम लोग छोटा एफ से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो छोटा एफ और नीचे में एक छोटा सा के लिख देते हैं, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करता है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, ध्यान देना। काइनेटिक फ्रिक्शन समझो पहले कि जब कोई भी एक, सपोज करो जैसे ये कोई बड़ा सा टेबल है, ठीक है, ये कोई बड़ा सा टेबल है सपोज करो, इस पे एक कोई ब्लॉक है, एक कोई ब्लॉक है। ये ब्लॉक जब इस टेबल के रिस्पेक्ट में मोशन करेगा, है ना, मतलब इस टेबल के रिस्पेक्ट में अगर ये मोशन करेगा तो ये टेबल इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगाएगा। अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो ये जो नीचे वाला टेबल है ये इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, ठीक है। उसको तो इस तरह के फ्रिक्शन को जब दो ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिव मोशन में रहते हैं तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है या अपीयर होता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो डेफिनेशन हम बताएं तो डेफिनेशन को थोड़ा हम क्लियर कर दें। डेफिनेशन देखो फ्रिक्शन का, पहले फ्रिक्शन को समझते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद इसको हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लाइन, दो पार्ट में डेफिनेशन है। पहला पार्ट में लिखा हुआ कि फ्रिक्शन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, पहला चीज ये। और फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो एक्चुअल मोशन को या इम्पेंडिंग मोशन को रोकता है। बहुत ध्यान से सुना जो बोलता है ना, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो एक्चुअल मोशन को रोकता है। जैसे कि अगर ये चीज़ इधर सपोज करो, अगर ये सरफेस रफ है, ये चीज़ अगर इधर मोशन कर रहा है ये वाला ब्लॉक, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो इसके मोशन को रोकता है, एक्चुअल मोशन को रोकता है। ये बात तो समझ में आ गया। दूसरी बात समझना, जो दूसरी बात है वो क्या है कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो इम्पेंडिंग मोशन को भी रोकता है। इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है समझना थोड़ा सा बात, ठीक है। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल, ये एक सरफेस है जो बुक है मेरा, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, इसको हम और आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। खाली हम इम्पेंडिंग मोशन जो वर्ड लिखा है ना उस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर समझो ये ऐसा है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे झुका देते हैं, ठीक है, समझना बात को, हम इसको ऐसे थोड़ा सा झुका देते हैं, ठीक है। ये गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है। लेकिन अगर ये बहुत स्मूथ सरफेस होता ना, ग्लास होता या एकदम स्मूथ सरफेस रहता, तो इसको हम अगर थोड़ा सा भी ऊपर करते तो ये गिर जाता। अच्छा अब देखना, अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं तो गिर जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई रफ सरफेस रखते हैं, कोई लकड़ी अगर रहता, ये जो मेरा बुक है जो एकदम प्लास्टिक कवर से इसमें लगा हुआ है, अगर हम इसमें लकड़ी रख देते हैं, एक सिंपल सा लकड़ी जिसका सरफेस बहुत रफ होता, तो क्या ये इतना ऊपर करने से गिरता? नहीं गिरता। उस टाइम ये सरफेस इसको रोक लेता। तो समझना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होता नीचे वाले सरफेस में तो ये गिर जाता। फ्रिक्शन है इसीलिए रोक के रखा है। तो फ्रिक्शन है इसीलिए होने वाले मोशन को रोक के रखा है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो हुआ नहीं है, होने वाला है। समझ रहे हो? अगर ये सरफेस रफ है तो इसके मोशन को रोक के रखा है। अगर ये सरफेस स्मूथ रहता तो ये ढल जाता। तो बात समझ में आया हम क्या बोले? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो एक्चुअल मोशन को तो रोकता ही रोकता है, साथ में इम्पेंडिंग मोशन को यानी होने वाले मोशन को भी रोकता है। अगर ये सरफेस एकदम स्मूथ रहता, एकदम चिकना रहता, तो थोड़ा सा भी ऊपर करने से ये गिरने लगता।
अगर हम इसको इतना ऊपर किए ये गिर गया, अगर ये लकड़ी रहता और रफनेस रहता इसमें तो और नहीं गिरने देता, यानी उस टाइम फ्रिक्शन ज़्यादा रहता तो इम्पेंडिंग मोशन को पूरी तरह से रोक लेता। इम्पेंडिंग मतलब होने वाला मोशन। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट ऑपोजेस एक्चुअल एज वेल एज इम्पेंडिंग मोशन। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद डेफिनेशन क्लियर करने के बाद हम लोग फ्रिक्शन के दो टाइप्स में घुसे थे। जो पहला टाइप होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में स्लिप कर रहा हो, रब करते हुए चल रहा हो, तो ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स लगाता है, वही काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखो पहले काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का। लिखना काइनेटिक फ्रिक्शन, हेडिंग डालना। लिखना when two bodies in contact, when two bodies in contact, when two bodies in contact move with respect to each other, move with respect to each other, comma देना, rubbing the surfaces in contact, comma देना, in contact, comma देना, then the friction between them is called kinetic friction. ठीक है, ये फिगर बना लेना। हम वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएं और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाएं। ठीक है, ये एफ के है, छोटा के डाल देना यहाँ पे। हो गया शैलजा, मिटाते हैं। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन में हम दो चीज़ पढ़ेंगे। इसमें पूरा जो हमको पढ़ना है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है ना। इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले इसके मैग्नीट्यूड को समझेंगे। बहुत ध्यान से देखना कि ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लिप कर रहा हो, स्लाइड कर रहा हो, और वो दोनों सरफेस अगर रफ है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे, बहुत ध्यान से देखना, शायद बाद में ज़रूरत पड़े। कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी नहीं है कि हम लिखवा दें, बस सीधा समझो कि अगर ये एक टेबल है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये एक टेबल है, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या होगा, नीचे वाला जो टेबल है इस ऑब्जेक्ट पे इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, है ना। अब ध्यान देना कि न्यूटन बोला है कि देयर इज मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो होगा क्या, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस ब्लॉक पे, ये जो टेबल है इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक भी इस टेबल पे इस डायरेक्शन में सेम अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इक्वल बट ऑपोजिट। ठीक है, तो ये भी इस टेबल पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा जब टेबल इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो हर जगह वैलिड होता है, इस चीज़ को खाली दिमाग में रखना, कहीं पे यूज़ होगा तो हम एक बार फिर से बता के उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है,
अब बहुत ध्यान से देखना कि हम लोग को ये समझो बात को, अगर हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, तो अगर हम कहीं पे भी कैलकुलेशन करेंगे, मान लो एक एग्जांपल अगर देते हैं, सपोज करो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg का, सरफेस रफ है। अभी तक तुम लोग जितना भी क्वेश्चंस बनाते होगे उसमें देखते होगे लिखा हुआ रहता है कि अ स्मूथ टेबल, अ फ्रिक्शनलेस पुली, है ना, तो वहां पे मेंशन रहता है कि यहाँ कोई फ्रिक्शन का यूज नहीं है। लेकिन जब ये सब चीज नहीं लिखा रहेगा तो फ्रिक्शन तो अप्लाई होगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 kg मास से बोला इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो हम क्या इसका एक्सेलरेशन इस तरह से निकाल पाएंगे कि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स है, मास 2 kg है, 10/2 यानी 5? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स हमको पता नहीं है, क्योंकि जो लॉज ऑफ मोशन होता है वो क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे ये नेट फोर्स होता है, तो एक्सेलरेशन निकालना होगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास करना होगा, एक कोई फोर्स बाय मास थोड़े करना होगा। तो सबसे पहले हमको फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। मान लो फ्रिक्शन का अमाउंट आ गया 2, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा 8। अब हम 8/2 करेंगे, 4 हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन का अमाउंट तो हमको निकालना पड़ेगा, वो तो हमको सीखना पड़ेगा, है ना। तो दो चीज़ हम लोग सीखते हैं जब भी हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़े तो या स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़े तो दो बात हमको सीखना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना और उसका डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन तो बहुत सिंपल है, जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है, वो तो एकदम सिंपल सा बात है। तो ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है एफ के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। नॉर्मल जितना बढ़ेगा काइनेटिक फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा, ये देखा गया है। अब देखो, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इसको हटाते हैं कहीं से भी, तुम लोगों को 10th क्लास में याद होगा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i रहता था, इसको हटा के इक्वल टू देते थे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता था। उसी तरह से इसको अगर हम हटाएं तो हमको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। अगर हम एफ के लिखते हैं और इसके बदले में अगर हम इक्वल टू डालना चाहते हैं तो साथ में हमको एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। इस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं म्यू के और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अलग अलग सरफेस का इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है अलग अलग सरफेस के लिए, और वो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि अगर आप एक टेबल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पे जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.2 है या ये है वो है, दिया हुआ रहता है एक तरह से, है ना। तो हमको क्या पता चला कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है वो म्यू के इंटू नॉर्मल होता है। और नॉर्मल निकालना तो बहुत आसान है। नॉर्मल सिंपल सिचुएशन में जब तक कि फ्रेम एक्सेलरेट ना हो नॉर्मल mg के बराबर होता है। हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं इस चीज़ को डिटेल से। ऑलमोस्ट हर जगह जब तक कि फ्रेम एक्सेलरेटेड ना हो नॉर्मल mg के बराबर होता है। और क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत ध्यान देना, सिंपल सिचुएशन में ही होता है। अगर फोर्सेस अलग अलग एंगल से लग रहा है तो नॉर्मल अलग हो सकता है। इंक्लाइन के केस में नॉर्मल अलग हो जाता था, फिर भी हम लोग देख चुके हैं नॉर्मल निकालना हम लोग के लिए कोई बहुत भारी बात नहीं, नॉर्मल बात है। तो नॉर्मल निकाल लेंगे, म्यू के दिया रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेंगे। बहुत आसान सा चीज़ है, लिख लो फटाफट। फ्रिक्शन बहुत आसान है, ठीक है, बस तुरंत में ख़त्म हो जाता है। सर ये जो क्वेश्चन दिए थे उसमें लिखा होता है कि ये जो 400 ग्राम का जो है स्लाइड्स ऑन रफ हॉरिजॉन्टल, हाँ, तो स्लाइड करे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो सर हम लोग n = mg क्यों लिए? इसका मतलब यहाँ पे तो वो रेस्ट पे था, इसका मतलब कौन रेस्ट पे था? अरे नहीं रे बुड़बक, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, इधर देखो ना, ऊपर नीचे थोड़ा स्लाइड कर रहा है। और सर यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया एक्चुअल रिलेटिव मोशन, ये समझा रहे हैं। लिख लिए इस चीज़ को। अब यहाँ पे लिखो थोड़ा सा कि म्यू के क्या है। तो म्यू के को हम लोग बोलते हैं, म्यू के इज कॉल्ड बात नहीं, लिख लो फटाफट, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन पूछेंगे बाबू आनंद, ठीक है, ध्यान देना इन सब चीज़। ये फॉर्मूला पूछेंगे, कोई बहुत भारी भारी चीज़ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आज जो पढ़ा रहे हैं वो पूछेंगे, आज पूछेंगे, ठीक है लकी। आज तो बात करने का आवाज़ जितना नहीं सुनाई दे रहा उससे ज़्यादा सुनाई दे रहा है चारों तरफ से। ठीक है कोई बात नहीं, ये सब तो नॉर्मल सा चीज़ है, इंसान को तो सब होता है। आराम से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से खींच लो। मिटा दें? अरे उसको लिखने तो बेचारी को, तो लगा कब सुनने के चक्कर में नहीं मिटाते हैं। अब एक चीज़ समझना, थोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में भी हम लोग ध्यान से समझते हैं। वैसे तो सिंपल सा बात है, कोई बड़ा स्पेशल चीज़ नहीं है। डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज करे। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान देना, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करा, एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करो ये ज़मीन है, सपोज करो ये ज़मीन है, ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रेन चल रही है, इसके ऊपर एक ट्रेन चल रही है, सपोज एक एग्जांपल, ठीक है। मतलब अरे आजकल मतलब टीवी सीरीज़ देख रहे हैं, स्टार वॉर्स का टीवी सीरीज़ है, तो उसमें ट्रेन सही में ज़मीन पे चलती, मतलब ज़मीन पे नहीं चलती, ज़मीन के ऊपर हवा में ऐसे चलती है, थोड़ा सा गैप लेके। हाँ जैसे हाँ वही होता है ना, मतलब बुलेट ट्रेन वगैरह क्या होता है, पटरी पे तो नहीं चलती, पटरी से थोड़ा स्पेस बना के चलती है, तो उसी तरह से ट्रेन चल रही थी। तो सपोज करो है ना, ये ट्रेन है। अब यहाँ पे एक और, थोड़ा ध्यान देना, इस चीज़ को समझना बाबू लोग, ठीक है। अब तुम लोग वहाँ मत घुस जाओ, पहले फिजिक्स समझो तभी इंजीनियर बन पाएगा। हाँ डॉक्टर बनना है तुमको, ये देखना कि ब्लड कैसे चलता है। ध्यान दो, अगर इस ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो सपोज करो एग्जांपल की 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कोई छत पे सामान रखा हुआ है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर लगने वाले काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन जानना है कि भैया ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो ब्लॉक है, वो ट्रेन के छत पे रखा हुआ है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो किसके कांटेक्ट में है? ट्रेन के कांटेक्ट में है। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है? इधर। जो बॉडी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये वाला बॉडी किधर जा रहा है? इधर। तो ट्रेन इस पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, लोगों को ये बोला जाता है या वो सोचते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन के या वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। मान लो तुम जमीन पे खड़े होकर इस ऑब्जेक्ट को देख रही हो, एक एग्जांपल, जमीन पे खड़े होकर देख रही हो, अगर ट्रेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है, ये ऑब्जेक्ट ट्रेन के ऊपर इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इधर चल रहा है, तुम जमीन से अगर इस ऑब्जेक्ट को देख रही हो तो जमीन के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर होगी 8 मीटर पर सेकेंड। जमीन के रिस्पेक्ट में तो तुमको ये इधर जाता हुआ दिखेगा, डेफिनेटली। हाँ, तो ये मत समझ लेना कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तुम जमीन से देख रही हो, जमीन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर है, तो तुमको लगेगा अरे इसकी वेलोसिटी जमीन से तो हमको इधर देखने में मिल रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। नहीं, जो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी देखो। ट्रेन इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखो किधर है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ये चीज लिखा हुआ है, समझी, रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया बात?
ठीक है। तो इतना जम्बल सिचुएशन तुम लोग को नहीं देगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि किधर मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। हमेशा हमको ध्यान देना है कि जो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट में जिस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो बॉडी किधर चल रहा है, तो उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, पहले लिख लेना डायरेक्शन के बारे में, उसके बाद ये वाला फिगर बनाना। लिख लो, हेडिंग डायरेक्शन दिए, हेडिंग डायरेक्शन देने के बाद लिख लेना लिखना द काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ मतलब इसके बारे में थोड़ा लिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करना, थोड़ा सा अगर ये जो ब्लॉक है ना इसको हम ब्लॉक नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी, इसी के रिस्पेक्ट में हम लिखा देते हैं। ठीक है, ट्रेन का नाम दे दिए बी और ऊपर जो बोझा लदा हुआ उसका नाम दे देते हैं ए। अब लिखना कि काइनेटिक फ्रिक्शन kinetic friction on A by B, capital A लिखना, on A by B is opposite to the direction of relative motion of A, opposite to the direction of relative motion of A with respect to B, with respect to B। लिख लिए, ठीक है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नोट करके हम लोग कुछ बात लिख लेते हैं, एक दो बात लिख लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। मैग्नीट्यूड जानना है, डायरेक्शन जानना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है आनंद काइनेटिक फ्रिक्शन का? अरे यार बोलो बोलो, देख के बोलो यार, देख लो, बोलो जोर से। हाँ हाँ बोलो, बिना देखे तो बोल ही नहीं सकेगा। बोल देगा बोलो जी। छोड़ो ना, बोलो ना, इतना देर में 4 बार बोल देता। ठीक बाबू छोड़ दो, बहुत मेहनत का काम है, छोड़ दो। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला इधर सुनो। इतना जो तुम बुद्धि लगाता है ना 10 तरह का काम में, इतना जो बुद्धि लगा रहा है इधर उधर, तुम बुद्धि यहाँ लगा देगा ना तो आराम से तुम याद रख लेगा, तुमको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अभी तुम्हारा ध्यान जा रहा है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो कि हम क्या बोल रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू के इंटू नॉर्मल। कौन सा भारी चीज़ है, तुम्हारा नाम से ज़्यादा आसान है। म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के एन हो गया। म्यू के, देखो म्यू के इसलिए बोलते हैं क्योंकि म्यू अलग अलग होता है। एक स्टैटिक एक म्यू एस भी रहता है, वो अलग होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहा तो यहाँ पे म्यू के लगाना है। हमको लगता है सब लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, तो 2 ही बात हमको पढ़ना है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड पढ़ना है जो कि म्यू के एन होता है, और डायरेक्शन के बारे में हम लोग समझ गए, लिख लिए हैं। लिखने के बाद ये वाला फिगर बना लो। बना ली, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब थोड़ा सा नोट करके 2 पॉइंट लिख लेना। नोट करके 2 पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखना म्यू के का मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो तुम यहाँ म्यू के लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पे जब अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा लिखेगा। म्यू के इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं। म्यू के इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड
it only depends on the nature of the contact surfaces. सेकेंड पॉइंट लिखना, उन नेताजी का दायां हाथ है, नहीं देख रहा है। सेकेंड पॉइंट लिखना कि फ्रिक्शनल फोर्स इज independent of the area of contact. Friction है ना, friction force is independent of the area of contact until and unless normal force is constant. Normal force is constant. नॉर्मल फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। बहुत ध्यान देना, इस बात को समझना। हम लोग को ऐसा लगता है, हम लोग बचपन में ऐसा पढ़े थे कि अगर कांटेक्ट सरफेस बढ़ा दिया जाए तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, लेकिन अगर देखो समझो बात को कि फ्रिक्शन फोर्स केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे, और ये चीज़ तो कांस्टेंट रहता है, और ये चीज़ केवल सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस के मैग्नीट्यूड पे नहीं डिपेंड करता है। अगर तुम कांटेक्ट सरफेस बढ़ा भी दो तो भी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल नहीं चेंज हो रहा है तो फ्रिक्शन नहीं चेंज होगा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में। लिखो, डेफिनेशन लिखो। मतलब जब तक नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट रहता है तब तक फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस पे नहीं डिपेंड करता है। मतलब यहाँ क्या लिखवाए हैं, मतलब हाँ, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सरफेस पे इंडिपेंडेंट है अगर नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है तो। कहने का मतलब नॉर्मल फोर्स अगर कांस्टेंट है तो सरफेस तुम कितना भी बढ़ा लो, फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ने जा रहा है। इंडिपेंडेंट, सरफेस पे इंडिपेंडेंट है अगर नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है तो, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन का। सिंपल सा बात ध्यान देना कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पे रेस्ट में है और इम्पेंडिंग मोशन होने वाला है, मतलब देयर इज अ इम्पेंडिंग मोशन, मतलब मोशन हुआ नहीं है, हो जाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। ऐसा सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। वो फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखा हुआ है, अगर वो नहीं रहता तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है ना। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, समझ रही हो कनक? ठीक, लिखना द फ्रिक्शनल फोर्स, लिखो बाबू, हाँ इस हेडिंग के अंदर में लिखना द फ्रिक्शनल फोर्स which acts to stop the impending motion, which acts to stop the impending motion and keep the body at rest is called
स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लिए, लिख लिए। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में भी इसी तरह से हम लोग दो हेडिंग के थ्रू पढ़ेंगे। पहला मैग्नीट्यूड, बहुत ध्यान से देखना, पहले हम समझा लेते हैं फिर लिखवाएंगे। 2 पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को 2 पॉइंट में समझेंगे। बहुत ध्यान से देखना, समझना बाबू लोग, ठीक है। देखो जी ध्यान से सुनो, समझो, हम बताते हैं। थोड़ा सा देखना, समझने का प्रयास करना, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स लगा, नेट फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में लगा तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। F = ma। अगर F का कोई भी वैल्यू रहा तो एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ आएगा जी। अगर F कुछ भी रहा, कितना भी छोटा रहे, एक्सेलरेशन तो आएगा। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर एकदम नेग्लिजिबल फोर्स भी लगे तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगा और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना। अगर वेलोसिटी शुरू में 0 है, फोर्स लग रहा है, क्या कर रहा है जी लकी, कुछ तो कर रहा है, ठीक। तो इस बात को थोड़ा बहुत ध्यान से समझना, तुम लोग थोड़ा देखना, ट्राई करो, समझो बात को। सपोज करो ये इसके ऊपर, या हम थोड़ा सा भारी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ डाल देंगे। देखो ये डस्टर है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, सबको दिख रहा है, इसके ऊपर रखा हुआ है। हम इस पे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इधर लगा रहे हैं, थोड़ा सा हम फोर्स लगाएं, ये इधर गया नहीं, जाना चाहिए था। मान लो हम इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम, मेरा ये जो दब रहा है, हम इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ये उधर नहीं गया। क्यों नहीं गया पता है? क्योंकि हम इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है वो समझना थोड़ा सा बात को। अगर हम इस पे इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और ये उस डायरेक्शन में नहीं मूव किया, इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे ज़रूर कोई ना कोई फोर्स मेरे लगाए हुए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और मेरे लगाए हुए फोर्स के बराबर अमाउंट का लग रहा है, और मेरे फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है, इसीलिए इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं आ पा रहा है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम इधर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ज़रूर इस डस्टर पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मेरे फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगा के मेरे फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसलिए इधर मूव नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? एक्चुअली में होता क्या है कि ये डस्टर जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, अगर हम इस पे बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अरे बॉडी बिल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद एक और ज़रूरी बात तुम लोग को बताएंगे, हमको बॉडी बिल्डर से याद आ गया बाद में, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, बहुत ध्यान से सुनना। नहीं ध्यान से सुनोगे तो एकदम कंफ्यूजन रहेगा। गिरने दो, कपार फूट जाए फूटने दो, ध्यान यहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। हाँ तो समझो बात को। अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, इसमें एक्सेलरेशन नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट पे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है जो मेरे लगाए हुए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 ही न्यूटन का फोर्स लगा के मेरे फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया। एक्चुअली में वो फोर्स लगा कौन रहा है? ये बुक जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, ये बुक रफ सरफेस है, इस बुक के ऊपर ये डस्टर रखा हुआ है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो बुक है इस डस्टर पे इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगा के मेरे लगाए गए फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा है। बात समझ में आया? अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ ये बुक इस डस्टर पे कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन का। जितना फोर्स हम लगाए उसी के बराबर। मान लो हम थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा दिए, 2 न्यूटन का बढ़ा दिए, फिर भी ये डस्टर मूव नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बुक अब इस डस्टर पे 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, मेरे लगाए गए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। मतलब अब ये बुक इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है? 2 न्यूटन का। मान लो थोड़ा सा हम और फोर्स बढ़ा दिए, हम इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बुक इस डस्टर पे अब 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और मेरे लगाए गए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर हम मान लो फोर्स बढ़ाते बढ़ाते 5 न्यूटन कर दिए, एक एग्जाम्पल, हम बढ़ाते बढ़ाते इस पे फोर्स 5 न्यूटन का कर दिया, अभी भी डस्टर मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये मत समझना कि हम ताकतवर नहीं हैं, डस्टर को भी नहीं हिलाने सक रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि हम जो इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये बुक भी इस डस्टर पे मेरे लगाए हुए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे रहा है और बुक पे नेट फोर्स को 0 कर दे रहा है। और बुक पे नहीं, डस्टर पे नेट फोर्स को 0 कर दे रहा है और डस्टर मूव नहीं कर पा रहा है। इससे क्या बात पता चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। ये बात पता चल रहा है कि डस्टर पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। मेरे लगाए गए फोर्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। हम जितना फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना हो जा रहा है। सिंस ये डस्टर रेस्ट में है, इसीलिए इस डस्टर पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम केवल फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इस डस्टर पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अपने आप ही अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। हम जितना फोर्स लगा रहे हैं अपने आप को उसके बराबर कर ले रहा है और उसके ऑपोजिट रख रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, खुद को एडजस्ट कर लेता है, खुद को अप्लाइड फोर्स के बराबर कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? पहला सेंटेंस ये कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स और वो अपने आप को अप्लाइड फोर्स के बराबर कर लेता है। ठीक है, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तब तक इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। बात समझ में आ गया? हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? और हम देख रहे हैं 3 गो बुतरू क्या कर रहा है, वो लोग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान दो यहाँ पे, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जब तक ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करे, मूव नहीं करे, तब तक उस पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब समझो हम लोग क्या एग्जाम्पल ले रहे थे, इस पर हम लास्ट 5 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं और 5 न्यूटन के फोर्स लगाने तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इस समय जब हम इस पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, उस समय इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 5 न्यूटन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है जब तक ऑब्जेक्ट मोशन न करे। अब होता क्या समझना, हम जैसे जैसे धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को बढ़ा ले रहा है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता है, उसका एक लिमिट होता है। बढ़ाते बढ़ाते बस बोल देता है कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लो 5 न्यूटन से अब हम ज़रा सा भी फोर्स बढ़ा दें, मान लो 5.00001 न्यूटन भी फोर्स लगा दें, तो ये मूव करने लग जाएगा। तो हम क्या देखें कि 5 न्यूटन ही वो फोर्स है जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को बढ़ा पाया। बात समझ में आ रहा है? उसके ऊपर फिर वो अपने आप को नहीं बढ़ा पाया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। इसका मतलब मेरा अप्लाइड फोर्स जो है अब वो फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है। फ्रिक्शन फोर्स अब मेरे अप्लाइड फोर्स के बराबर अपने आप को नहीं कर पाया, नहीं तो अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह जाता। समझ रहे बात को? तो वो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का, जो कि इस एग्जाम्पल में 5 था, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो अपने आप को बढ़ा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ गया ये वर्ड? ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो या कोई लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहता है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्ड ज़्यादा यूज होता है। बात समझ में आ गया? 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला 3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हम इस पे फोर्स लगा रहे थे, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही तो था जो इस डस्टर को मूव नहीं होने दिया। मेरे लगाए गए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गया और मेरे फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया, इंपेंडिंग मोशन को रोक रहा है। अगर ये सरफेस रफ नहीं रहता ना, तो हम छोटा सा भी फोर्स लगाते तो ये स्लाइड कर जाता, है ना। तो पहला चीज तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन क्या हुआ हम समझ चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपने आप को बढ़ा लेता है। जैसा जैसा अप्लाइड फोर्स है उस हिसाब से वो अपने आप को बढ़ा लेता है या घटा लेता है। अगर हम अप्लाइड फोर्स कम कर देंगे तो वो भी कम हो जाएगा, है ना। एक और बात कि जब तक ऑब्जेक्ट मूव ना करे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। सुन लिया ध्यान से? ठीक है। और थर्ड बात कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स
अपने आप को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकता है, और उस लिमिट को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आ गया इतना चीज? ठीक है, हो गया? राकेश समझा? हाँ, किसी को तो कोई डाउट नहीं है? दिव्यांशु ठीक है, चलो अब ध्यान दो, यही 2 पॉइंट को हम लिखेंगे। पहला पॉइंट कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है जब तक कि ऑब्जेक्ट मूव ना करे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स देखना कहीं पर स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा रहता है या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी लिखा रहता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज दूसरी बात, पहला चीज तो ये पहले देख लो समझ लो। दूसरी बात कि हम लोग हर समय स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते अगर अप्लाइड फोर्स नहीं पता हो तो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो समझना बात को, दूसरा पॉइंट जो अब हम ये लिखा रहे हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम अपने आप को जहां तक बढ़ा पाया, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F, ध्यान देना, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिखते हैं FL या FM भी M ऐसे लिखते हैं, F मैक्स भी लिखते हैं या FL भी लिखा जाता है, तो कुछ भी लिखा हुआ रहे। FL जो होता है, बहुत ध्यान से देखना, ऐसा देखा गया है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। ठीक है, ऐसा देखा गया है, समझना। हर स्टैटिक, पहले इसको लिख लेते फिर समझाएंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अगर इसको हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसको μs लिखते हैं, ये होता है। तो क्या देखा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज directly proportional to the normal force। और ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है जहां पे μs को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जहाँ पे μs को क्या कहते हैं, μs इज द कोएफिशिएंट, लिखते चलो, समझ तो गए हो तुम लोग। तुम लोग क्या बतियाता है जी, तुम लोग गप सुन के ना मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। बोलना कुछ रहता है, बोल देते हैं कुछ। एक थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है, पहले ध्यान दो उसके बाद लिखना। हम लोग क्या देखें, बहुत ध्यान से सुनो, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो उसको FL बोलते हैं या F मैक्स भी लिखा जाता है, वो μs × n होता है। बहुत ध्यान से,
यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है, उसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है, म्यू एस एन। ये सबसे बड़ा वैल्यू होता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस एन के से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, क्योंकि म्यू एस एन जो है वो एफ एस का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो म्यू एस एन या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे थर्ड पॉइंट में कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, कुछ नहीं, बस यही समझ गए हो, इसको खाली लिख लेना ये। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे एक और चीज़ लिख देते हैं, कॉपी में रहेगा तो तुम लोग को समझ में आएगा। इसको एफ मैक्स भी कहते हैं, कहीं लिख लेना तुम लोग साइड में भी, तो एफ मैक्स भी रहे तो भी दिमाग में रख लेना क्या होता है। हाँ, यहाँ पे जो है सेकंड वाला पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। बट सर आप तो बोले कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है उसके अप्लाइड फोर्स पे, तो ऐसा हम बोले, कब बोले, कभी नहीं बोले। हम क्या बोले, मतलब कि आप बोले ना कि अप्लाइड फोर्स अगर उसके इक्वल हो जाएगा, हम ये बोले बहुत है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम ये बोले, बहुत ध्यान से सुनना, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, दो भी बात तो हो सकता, दोनों बात हो सकता है ना। तुम्हारे पापा का क्या नाम है, सुरेश, मम्मी का क्या नाम है, निर्मला। निर्मला। अगर हम बोले तुम सुरेश की बेटी हो या सुरेश जी की बेटी हो, सही बात रहेगा। हम बोलेंगे तुम निर्मला जी की बेटी हो, वो भी सही रहेगा। तो दोनों बात तो सही हो सकता है किसी एक सिचुएशन में। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और चीज़ क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना कि हम लोग क्या देखें, ये बताने के पीछे का रीज़न क्या था, समझना। सबको लिख लिया ना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। सब कुछ हम मिटा देते हैं और एक बार सभी चीज़ों को, मतलब अभी तो खैर इसका डायरेक्शन हम नहीं बताए हैं, बताते हैं। पहले हम अभी तक के सभी चीज़ों को समराइज थोड़ा सा कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना, हम लोग ये देखे थे कि जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। तो हमको लग सकता है कि मेरा जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन हर सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू नॉर्मल होता है, हर सिचुएशन में। ठीक है, चाहे कोई भी कैसा भी सिचुएशन हो, इसमें कोई लिमिटिंग वाला सिचुएशन रहता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ऐसा लग सकता है कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, वही प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, और उसी का वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल करके निकाला जा सकता है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, हर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचे, हम इस फॉर्मूला को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिचुएशन में तो हम आराम से स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं, जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। कम से कम तो 7-8 मिनट पढ़ाएंगे और तभी टॉपिक कंप्लीट होगा। बात समझ में आया यहाँ तक? थोड़ा काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन को कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना।
उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा बात। ठीक, अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन का हम लोग मैग्नीट्यूड देख चुके। बहुत इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, ध्यान देना, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इम्पेंडिंग मोशन के ऑपोजिट होता है। इसको हम लोग लिख लेंगे, लिखना डायरेक्शन ऑफ द static frictional force, direction of the static frictional force is opposite to the direction of impending motion। impending motion मतलब होने वाला मोशन है ना, impending motion। ठीक है, बात समझ में आया। अब जैसे देखो, मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे अगर कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से देखना, इस सरफेस पे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है और अगर इस सरफेस पे हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस, अगर ये सरफेस एकदम स्मूथ रहता, फ्रिक्शनलेस रहता, तो इस पर छोटा सा भी फोर्स लगता तो ये इधर मूव करने लगता। ठीक है, लेकिन ये रफ सरफेस है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब क्या है, इस पे एक फोर्स लग रहा है और ये रुका हुआ, ये मूव नहीं कर पा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये इधर मूव कर जाता, है ना, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करता, इधर, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट, इम्पेंडिंग मोशन के ऑपोजिट, होने वाले मोशन के ऑपोजिट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन किधर होता, ऐसे समझो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन किधर होता, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट लग रहा है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज करो ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ढल नहीं रहा है, ये बहुत ही रफ सरफेस है। रफ सरफेस रहेगा तो ये हो सकता है किसी ऐसे स्पेशल रफ सरफेस में ये नहीं ढले, हो सकता है, तुम देख सकते हो, हम एग्जांपल दिखा देंगे लाइव, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये गिरेगा नहीं, मतलब ढलेगा नहीं, लेकिन अगर ये एकदम स्मूथ रहता, एकदम स्मूथ, ज़रा सा भी फ्रिक्शन नहीं, तो किधर गिरता, नीचे गिरता। तो समझो कि जब भी तुमको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना है तो तुम ये समझो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट किधर गिरता, किधर स्लिप करता, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स उसके जस्ट ऑपोजिट में लगेगा। बात समझ में आया? मतलब अगर इधर गिरता, मोशन फ्रिक्शन नहीं होने पे अगर एकदम स्मूथ रहता तो इधर गिरता, लेकिन फ्रिक्शन है जो कि उसको इधर गिरने नहीं दे रहा है, तो फ्रिक्शन में तो ऊपर लग रहा होगा जो उसको रोक के रखे हुए है। बात समझ में आया? तो इसीलिए हमेशा अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना है कि वो किधर लगेगा, तो समझना कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट किधर जाता, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इतना बात समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। दो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको डिटेल, मतलब थोड़ा सा 5-5 मिनट का है। एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा डिटेल से समझाएंगे, ठीक है, एक एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा समझाएंगे, 5-5 मिनट ख़त्म। 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक और क्लास में फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक। सर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं पढ़ाएंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट सरफेसेस को कम कर देते हैं, मतलब बॉल बेयरिंग यूज़ कर लेते हैं, तो उस तरह के फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। छोटा सा चीज़ है, 2 मिनट का चीज़ें लिखा देंगे, थोड़ा सा कुछ थोड़े है उसमें, वो बताएंगे कुछ कुछ।